नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हैं हर्ष सर। हर्ष सर 25 साल से जर्नलिस्ट हैं। इनके 3 यूट्यूब चलते हैं, हर्ष की बात लाइव, हर्ष कुमार और ग्लोबल हर्ष। और सर को लोग ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी बहुत देखते हैं और बहुत सराहते हैं। आज का जो बहुत मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सॉरी कि हिमाचल प्रदेश के नए सीएम ने आते ही मोदी से पंगा ले लिया। और पंगा कैसे ले लिया? आते ही फर्स्ट कैबिनेट में अनाउंस किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जी सर। देखिए, अभी अनाउंस नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम जो कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग करेंगे। अभी तो चूंकि 2 ही लोगों ने शपथ ली है, हालांकि 2 लोग भी कैबिनेट की मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो कहा है कि हम, चूंकि इन्होंने ये मान लिया है कांग्रेस वालों ने कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ओपीएस जिसको शॉर्ट में कहते हैं, कि उसी की वजह से हम जीत कर आए हैं। इन्हें ये मैसेज मिला है। हालांकि इसके बहुत सारे रीजन हैं। जो बीजेपी के बागी विधायक 22 सीटों पर लड़े हैं, और आपको शायद, आप लोगों ने अगर देखा होगा, कहीं से जानकारी आपको मिली भी होगी, टीवी चैनल्स पर भी ये बातें आई हैं कि केवल 34,000 टोटल वोट्स हैं जो बीजेपी के पास कम रही है, वरना 1% के फैन की सरकार बन रही है। लेकिन फिर भी ऑन द लार्जर वे इसमें जो है ना, ये नजर आ रहा है कि साहब हमें जो है ओपीएस स्कीम का लाभ मिला है और हम इसे लागू करेंगे। और ये वही ब्लंडर करने जा रहे हैं जो भगवंत मान ने पंजाब में किया। आपको याद होगा कि जो जिसे मोदी जी की भाषा में कहते हैं रेवड़ियां बांटने वाला मामला है, उसमें आम आदमी पार्टी वालों ने दुनिया भर की, जिस तरह से गारंटी कार्ड इन्होंने गुजरात में जारी किया, बहुत सारी, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो इन्होंने पंजाब में भी ऐसे ही किया था। और पंजाब की इकोनॉमी इतनी खराब स्थिति में है कि कभी, आज से 25 साल पहले पंजाब नंबर 1 हुआ करता था। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज पंजाब में हुआ करती थी गारमेंट्स की। आपने सुना होगा मोंटे कार्लो, बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनकी फैक्ट्रियां वहां पर हैं। लेकिन एक लंबे पीरियड में जिस तरीके से वहां पर पॉलिटिकल सेटअप चला, 3-4 दशक से जो स्थितियां वहां पे बनी है, तो वहां इतना नीचे चली गई है पंजाब की इकोनॉमी कि आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे स्टेट्स उससे ऊपर आ गए हैं। तो इतना कर्ज में आपका स्टेट डूबा हुआ है, और आप इस तरह से फ्रीबीज बांटने की बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब भगवंत मान ने शपथ ग्रहण की, तो एक कर्टसी कॉल करने के लिए, वो जैसे कि हर एक स्टेट के जो सीएम होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं, भगवंत मान आए मिलने के लिए। पहली ही मीटिंग में कहा कि साहब हमें 50,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। तो मोदी जी ने कहा, ये तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको कि शायद ऐसे ही कहा होगा, तो मोदी जी ने कहा होगा किस बात के लिए। उन्होंने कहा कि साहब ये चाहिए हमें, इस चीज में चाहिए, वहां कमी है। तो मोदी जी ने उनसे कहा कि तो दो, आपने ही तो कहा था कि हम फ्री में देंगे, बिजली फ्री देंगे, ये देंगे, तो आपने दो, अब मेरे से क्यों पैसा मांग रहे हो आप? 50 पहले सोचना चाहिए था, ये सब चीजें तो, इसका तो असेसमेंट पहले करना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है कि सुक्खू जो है इसी तरह का कर रहे हैं। और मैं ज्यादा डिटेल इस बारे में पढ़ नहीं पाया। मैं आपको बताऊं कि अभी 2-3 दिन पहले, जिस दिन हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया, उसी दिन द हिंदू अखबार ने आधे पेज की एक स्टोरी छापी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना कितना खतरनाक है और कितना मुश्किल है। और अगर ऐसा होगा तो पूरे पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, सभी जगह से इस तरह की मांग उठेंगी, और उसे कर पाना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं होगा। इतना पैसा उसके लिए रिक्वायर है। और इसको मैं बताऊं कि ओपीएस को खत्म करने का क्रेडिट जो है अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। 2004 में या 3 की बात थी शायद, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनने से पहले वाली जो इनकी जो थी, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार 5 साल चली थी, उसमें इन्होंने इसको लागू किया था। और जितने भी वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट थे, इवन मोंटेक सिंह एलुवालिया जो कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, उनका भी मैंने अभी एक लेटेस्ट बयान पढ़ा कि अगर आप ओपीएस को लागू करेंगे तो ये बहुत खतरनाक होगा। और ये वर्ल्ड भर में जो पेंशन भोगी वर्ग है देश का, ये वो एक तरह की समाज के ऊपर लायबिलिटी है कि आप टैक्स पेयर के पैसे को पेंशन में दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी खतरनाक है चीज, और पता नहीं इसे क्यों कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे और ये सब चीज। हालांकि उसके बाद मोदी जी का एक ट्वीट भी आया है आज। उन्होंने सुखविंदर सुक्खू को बधाई दी है सीएम बनने पर। उन्होंने कहा कि हम हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
अब कुछ लोग उसका मतलब ये भी निकाल रहे हैं कि आप ओपीएस लेके आइए, हम उसमें सहयोग करेंगे आपका, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी इसमें कोई किसी तरह का उनसे सहयोग करने वाले हैं। और अगर इस ओपीएस को वो लागू नहीं कर पाते हैं तो आप ये भी तय मान लीजिए कि पार्टी के अंदर और खासतौर से पार्टी हाईकमान में सोनिया गांधी हैं या प्रियंका हैं या राहुल हैं, इनकी तरफ से भी इन पे दबाव पड़ने वाला है। क्योंकि अगले साल जहां पर चुनाव होने हैं कई स्टेट्स में, उन स्टेट्स में आप जान लीजिए कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस का फ्यूचर दांव पर है, वहां पर फाइट में है। इनमें से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो उनकी सरकार ही है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी, वो फिर से वापस आने की पोजीशन में वहां आ सकते हैं। तो उनके सामने फिर ये भी दबाव रहेगा कि बाकी स्टेट्स में भी इस तरह की चीजें लाई जाएं, और अगर एक साल के अंदर सुक्खू कुछ नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत होने वाली है इसमें। मतलब आगे कुआं पीछे खाई, इधर मोदी जी से पैसे मांगेंगे वो देंगे नहीं, और पैसे दिए नहीं हाँ तो उधर आगे आने वाले इलेक्शंस में प्रॉब्लम है, तो दोनों ही हाँ जगह से फंसे हुए हैं। हाँ। जी। तो सर, इसमें इसमें एक मुझे, एक चीज मैं चाहती थी कि आप जरूर इलैबोरेट करें। ऐसा कहा जाता है मोदी अगर जाते हैं लेफ्ट तो बताते हैं राइट। उनका ट्वीट सहयोग वाला तो जरूर है, बट आगे क्या क्या होने वाला है किसी को वो पता तो नहीं। मैंने आपको बता ही दिया है। ये तो यही बात तो मैंने आपसे कही है अभी, कि उस सहयोग को आप ये ना माने कि आप ओपीएस को लागू करना चाहेंगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के अलावा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत चावल की खेती होती है वहां से, मैक्सिमम हिल एरिया है। जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी जो हरिद्वार का इलाका है वो प्लेन माना जाता है, वहां थोड़ी सी गन्ने वन्ने की खेती होती है, बाकी सारा कुछ टूरिज्म पे डिपेंड करता है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की सारी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है। केवल हमीरपुर वगैरह कुछ प्लेन का इलाका है जो पंजाब से मिलता हुआ है, बाकी आसान नहीं होगा वो इतना पैसा जुटा पाना। उसमें पता नहीं, मैं कहीं पढ़ा था उसमें कितने 70,000 करोड़ रुपया, पता नहीं कितना पैसे की जरूरत होगी उसे, अगर 5 साल तक इसी स्कीम को चलाना है इन्हें। तो ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि नरेंद्र मोदी जो राइट जाते हैं तो लेफ्ट है, लेफ्ट जाते हैं तो राइट है, सहयोग की बात जरूर कर रहे हैं। और इस तरह का सहयोग नरेंद्र मोदी को जितना मैंने जाना है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। उनकी पॉलिसी ये है कि जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे तो आपको ध्यान होगा उन्होंने कई बजट पेश किए, उसमें इनकम टैक्स के स्लैब को नहीं बढ़ाया गया, अभी भी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उनका जो टारगेट है, अरुण जेटली साफ कहा करते थे कि जो हमारा मेन टारगेट यही है कि जो पेंशन भोगी वर्ग है और जो सब्सिडाइज सेक्टर है उसकी हम धीरे धीरे कम करें, क्योंकि वो सरकार के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर एक लायबिलिटी है, उससे अर्न कुछ नहीं होता है, केवल खर्चा ही खर्चा है उसमें। तो नरेंद्र मोदी से किसी तरह के सहयोग की उम्मीद तो सुक्खू इस मामले में रखें तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो रखेंगे कुछ। जी। सर, अभी कहने के लिए सुखविंदर सिंह जी ने सरकार तो बना ली है, बट ऐसा लग रहा है गुटबाजी देख के कि जो नई सरकार है बहुत स्टेबल सरकार नहीं है। आगे आने हाँ वाले समय में बहुत कुछ होगा। हाँ, इसमें होगा। और इसमें मैं बताऊं आपको कि अभी नहीं, ये 1 साल के अंदर हो जाएगा निश्चित रूप से। और मेरा मानना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले ही ये पंगा शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा पंगा तो यही शुरू हो चुका है जो इन फाइट कहते हैं पार्टी में, प्रतिभा सिंह वाली। वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे, प्रतिभा सिंह उनकी विडो हैं। वीरभद्र सिंह के बाद जो सीट खाली हुई वहां से उपचुनाव में वो सांसद बन गई, मंडी सीट से। और उनका सांसद बनना कायदे से उनके लिए गलत ही रहा। अगर वो सांसद नहीं होती तो चीफ मिनिस्टर वही बनती। हकीकत बात तो ये है, क्योंकि कांग्रेस के सामने दो चैलेंजेस आए कि अगर हमें प्रतिभा सिंह को सीएम बनाना है तो हमें एक तो उन्हें विधायक बनाना पड़ेगा, यानी कि उनके लिए विधानसभा का एक उपचुनाव कहीं ना कहीं से कराना पड़ेगा। किसी कांग्रेस के विधायक को कहना पड़ेगा कि साहब आप इस्तीफा दो और आपकी जगह हम प्रतिभा सिंह को बनाते हैं। एक तो ये बात मेन रही। दूसरे, वो अपनी लोकसभा सीट छोड़ेंगी विधायक बनने के लिए, तो लोकसभा सीट पे बाईपोल होगा। और अभी 1 साल के करीब अब बचता है। अब देखिए 2024 के चुनाव में कितना समय बचा है, 1.5 साल मुश्किल से बचा हुआ है। एक साल 5 महीने, या क्योंकि 2024 के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव का वो सब शुरू हो जाएगा। तो कांग्रेस ये नहीं चाहती थी। कांग्रेस ने कहा कि यार ये तो एक नुकसान है, चलिए प्रतिभा सिंह को सीएम बना दिया और उसके बाद वो जो है मुख्यमंत्री बन गई और विधायक भी बन गई, तो लोकसभा का उपचुनाव होगा,
और कांग्रेस को डर है कि इस उपचुनाव में बीजेपी जीत लेगी, क्योंकि जो मंडी क्षेत्र है जहां से वो सांसद हैं, वहां से केवल एक एमएलए जीत कर आया है इनका, बाकी सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली है। तो उन्हें ये डर था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यहां पर उपचुनाव होगा। ये सबसे नुकसानदेह उनके लिए रहा है कायदे से, वरना सीएम वही बनती, आप ये तय मान लीजिए, क्योंकि कांग्रेस में वीरभद्र सिंह के अलावा वहां कुछ है नहीं। ये तो इसी तरह का विकल्प सुखविंदर बन के उभरे जिस तरह से कि चन्नी वहां पे पंजाब में आ गए थे कि साहब अमरिंदर है, अमरिंदर के बाद और कुछ है ही नहीं। तो उस तरह का था। और इनका जो बेटा है विक्रमादित्य सिंह, कल शाम मैं आपको बताऊं कि जब ये फाइनल हुआ कि ये सीएम बनेंगे और वो डिप्टी सीएम बनेंगे अग्निहोत्री, मुकेश अग्निहोत्री, तो उस समय तक चर्चा ये आई थी कि सीएम सुक्खू बनेंगे और 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, मुकेश अग्निहोत्री बनेंगे और विक्रमादित्य सिंह जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। ये उस समय खबर ये आई थी क्योंकि वो एमएलए हैं। तो उस समय ये बात आई, तो उस समय हाईकमान ने ये कह दिया कि भाई एक बात बताइए, ये मुकेश अग्निहोत्री भी आपके ही गुट के हैं, आप अपने बेटे को भी बनवाना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो चलेगा नहीं, आप एक नाम फाइनल कर लीजिए। तो फिर बाद में ये तय हुआ कि मुकेश अग्निहोत्री सीनियर हैं और विक्रमादित्य अभी अपनी पारी की शुरुआत ही कर रहे हैं, उनका पहला है, शुरू में उन्हें डिप्टी सीएम कैसे बना दिया जाए। तो उसी वजह से ये बात अटक गई। तो प्रतिभा सिंह अब इस तरह से आसानी से बैठी तो रहेंगी नहीं, लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में भी अपना कुछ प्रभाव जमाना चाहेंगी, अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहेंगी, तो पंगा तो निश्चित रूप से इसमें होगा। और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ना कुछ बड़ा चैलेंज होगा, और सबसे बड़ा तो ये ओपीएस वाला ही मुद्दा मेन रहेगा। अगर ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट बना है तो कांग्रेस के लिए निगेटिव पॉइंट भी यही बनने जा रहा है। मतलब ये चाकू की नोक पर चल रहे हैं एकदम, बिल्कुल, इधर गिरे तो भी कटेंगे, उधर गिरे तो भी कटेंगे। हाँ, चल ऐसे बिल्कुल। ऐसे ही लग रहा है। जी। और सर, क्या सीन दिख रहा है कि मोटा भाई कुछ गेम वेम कर जाए? मैंने सुना था 15-20 विधायक राजस्थान चले गए थे, डर के मारे फोन ऑफ थे उनके, नहीं नहीं नहीं, और वो आपस में भी वो गुटबाजियां वो चली वो रही थी। वो शुरुआत में खबरें आई थी। दरअसल ये जिस दिन काउंटिंग चल रही थी 8 तारीख को, उसी दिन ये खबरें आई थी दोपहर 12-1 बजे के आसपास। क्योंकि उस समय आपने देखा होगा जब शुरू के ट्रेंड्स आए थे तो नेक टू नेक था, 24, 27, 28, 30 ऐसे चल रहा था। लेकिन अब डिफरेंस काफी बढ़ गया, 10-12 विधायकों का वो 40 क्रॉस कर गई कांग्रेस। और एक बात और आपको बताऊं मैं, कि आपने कहा ना कि मोटा भाई वाली बात, अभी एमसीडी के चुनाव में क्या हुआ है? एमसीडी के चुनाव में अभी ये खबर आई थी कि 134 पार्षद तो बने हैं आम आदमी पार्टी के, 104 या कितने इनके बीजेपी वालों के। तो उस समय खबर ये आई थी कि अभी भी बीजेपी अपना महापौर बनाएगी, अपना मेयर वहां पर बनाएगी दिल्ली में। तो उस बात को आज बीजेपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। आज क्या क्या कल शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आदेश की, उनके जो वहां के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफा भी दे दिया है, मैं आपके लिए बता दूं खबर। हाँ जो जी, वहां के अभी दिल्ली कुछ के घंटे अध्यक्ष हैं, पहले ही दिया है। कुछ घंटे जी। पहले उनका इस्तीफा भी हुआ है। तो जी। उसमें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया कि हम अपना मेयर नहीं बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक गलत मैसेज जाता कि साहब आप पैसे के दम पे डरा धमका के दूसरों के पार्षदों को तोड़ के इस तरह से बना रहे हैं। और बीजेपी ने एक लंबे समय तक एमसीडी चलाई है दिल्ली में, 15 साल तक। तो वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया जाए। और एमसीडी का जो चुनाव होता है मेयर का, उसमें आपको पता ही है कि हर साल वहां पे मेयर बनना है। ऐसा नहीं होगा कि एक बन गया तो 5 साल तक रहेगा। वहां पे पहले 3 साल तक तो रिजर्वेशन है, एक बार महिला, अनुसूचित जाति, ओबीसी, फिर उसके बाद अगले 2 साल के लिए जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड होता है। तो बीजेपी ने उसके लिए प्लान ये बनाया है कि हम अभी आम आदमी पार्टी वालों को बनवाएंगे, और फिर उसके बाद बहुत सारे मुद्दे होते हैं एमसीडी में कि उन मुद्दों को लेकर फिर दूसरे या तीसरे साल में हम ट्राई करेंगे अपना मेयर बनाने की, क्योंकि अगर अभी हम बनाने की कोशिश करेंगे तो मैसेज गलत जाएगा। तो मैं इसी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता हूं। आपने कहा मोटा भाई वाली बात, हो सकता है सब कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर क्या होगा कि मीडिया हाइप होगा और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलेगा कि साहब हमारी स्पष्ट मैंडेट की चुनी हुई सरकार को एक तरह से दरकिनार करके हमारे विधायकों को तोड़ के बीजेपी सरकार बना रही है। और इससे ये एक गलत मैसेज जाएगा, लोगों में नाराजगी भी होगी इसके प्रति। अभी ये तो बात माननी पड़ेगी कि अभी कांग्रेस को मैंडेट मिला है, वहां से उनके वोटर्स ने दिया है। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि 2024 से पहले ऐसे कोई कदम उठाया जाए।
2024 में वो जानते हैं कि 2024 तक ऐसे बहुत सारे रीजन्स उनके पास होंगे कि वो हिमाचल प्रदेश की सरकार को फेल साबित करें और वहां लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाएं। तो मुझे नहीं लगता। और नरेंद्र मोदी की एक और भी पॉलिसी रही है कि वो दूसरे राज्यों में जहां उन्हें लगता है कि आसानी से नहीं हो पा रहा है, उसमें वो वेट एंड वॉच करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने 1.5-2 साल का इंतजार किया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर आए और अपने साथ 22 विधायक लाए। इसी तरीके से 19 महीने तक सरकार चली थी कर्नाटक में कांग्रेस की और जेडीएस की, तब उसके बाद येदियुरप्पा ने अपना खेल किया था। तो वो एकदम से मुझे लगता नहीं कि इतना जल्दबाजी करेंगे, वो भी सेफ महाराष्ट्र सर, खेलेंगे। सबसे बड़ा गेम। हाँ, महाराष्ट्र से देखिए, महाराष्ट्र से बड़ा उदाहरण क्या है। तो वो थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर जब थोड़ा समय गुजरेगा तो उसके बाद खुद ब खुद ऐसी चीजें हो जाती हैं। फिर कांग्रेस के अंदर भी सुक्खू का विरोध होगा, या जो कांग्रेस में दो धड़े बटे हुए हैं प्रतिभा सिंह के और इनके, आपस में इनका टसल शुरू होगा तो अपने आप ही ऑप्शन बन जाएंगे। उसमें मोटा भाई को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, वो कई बार ये भी बोलते हैं ना कि ऊपर से कुछ करने की जरूरत ही क्या है, जब घड़ा खुद ही फूटने को तैयार बैठा हुआ है, हाँ, जब तो वही ऑलरेडी तो बात उनकी मैं इतनी कह रहा हूँ, गुटबाजी। उसके लिए वो वेट करेंगे, घड़े को फूटने का इंतजार करेंगे वो। जी, क्योंकि एक तो वीरभद्र का ग्रुप है। आप कह रहे हैं कि मुकेश जी वीरभद्र ग्रुप को ये रिप्रेजेंट। प्रतिभा सिंह के ही करीबी हैं, ये उन्हीं की अच्छा, चॉइस है। अच्छा, क्योंकि जो मेको न्यूज आई थी वो अपना भी एक गुट लेकर चल रहे हैं और सुखविंदर जी का अपना, तो 3 गुट मैंने मेन सुने हुए थे वहां पर हिमाचल में नहीं, ये कि ये मेन तीनों। 3 नहीं, 2 ही गुट हैं। प्रतिभा सिंह है और देखिए सुखविंदर सुक्खू का कोई गुट नहीं है। लेकिन सुखविंदर सुक्खू ने क्या काम किया कि प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश में अपना घर है। जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी तो वीरभद्र सिंह ने सरकारी खर्चे से ही वो घर बनवाया था। वो घर पूरा का पूरा कंप्लीट, पता नहीं वो शिमला में है मनाली में है, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो प्रियंका का घर वो 5-6 साल में बन के तैयार हुआ था और वीरभद्र सिंह का बनवाया हुआ वो घर था। और अभी प्रियंका गांधी उसी घर में रह रही थी और सुखविंदर सिंह सुक्खू दिन रात इनके साथ रहे हैं। इनके कैंपेन को पूरा प्लान करना, कहां जाना है, कैसे करना है। प्रतिभा सिंह और उनका जो बेटा था वो अपना कैंपेन अलग कर रहे थे। तो वहां मेरे कुछ पत्रकारों से बात हुई हिमाचल प्रदेश के, तो उन सब का कहना था कि सुखविंदर सुक्खू ने अपने काम से और अपनी टैलेंट से, और ये भी उन्होंने साबित करने की कोशिश की है। और कल विधायकों की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने साबित भी किया कि मैक्सिमम विधायक मेरे साथ हैं। उन्होंने कोई सच मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्लेम किया है। तो पार्टी के सामने खुद ही प्रियंका गांधी के सामने ये मैसेज आया है कि प्रतिभा सिंह को अगर हम बनाएंगे तो फिर वही परिवारवाद वाली बात आ जाती है कि पार्टी जो है नहीं सर, एक परिवारवाद को चीज बढ़ा इसमें रही है। इसमें एक चीज और है ना सर, जो वीरभद्र जी हैं वो से सोनिया और राहुल के कैंप के हैं और सुखविंदर प्रियंका कैंप के हैं, तो ये एक कैंप बाजी भी जो इनकी है वो तो उससे भी मैंने आपको काफी। बताया है कि अभी प्रियंका गांधी ही चूंकि इस चुनाव को देख रही थी, राहुल गांधी तो आए ही नहीं थे हिमाचल प्रदेश में। तो निश्चित रूप से वो इम्प्रेस करने में उन्हें सफल रहे हैं। और ये बात सही है आपकी कि यहाँ पर भी बीट बटी हुई है। जैसे जो प्रियंका गांधी की बीट है वो तो भूपेश बघेल को मिली हुई है जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, और राहुल गांधी की बीट जो है वो अशोक गहलोत को मिली हुई है। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका सारा खर्चा अशोक गहलोत कर रहे हैं। सारा प्लान आपने देखा होगा कि जब वो पहले दिन कन्याकुमारी से शुरू हुए थे तो अशोक गहलोत उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पहुंचे थे। और राजस्थान में अभी लंबे समय तक वो चलने वाले हैं राहुल गांधी। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्राइवेट प्लेन की जरूरत होती है, कई जगह हेलीकॉप्टर ले जाने होते हैं। तो कोई पार्टी के पास कोई चैरिटी या कोई इस तरह का फंड तो है नहीं कि वो राहुल के लिए या प्रियंका के लिए कोई अलग से खर्चा कराएं। तो वो हमेशा साथ रहते हैं। यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी ज्यादा एक्टिव थी तो उनके साथ भूपेश बघेल रहे थे, तो भूपेश बघेल उनका सारा कुछ मैनेज करते हैं। और हिमाचल में भी भूपेश बघेल पूरा वहीं रहे हैं 15-20 दिन जब तक प्रियंका रही हैं। तो ये बात तो सही है कि सुक्खू जो है वो प्रियंका गांधी के करीबी हैं। हालांकि जो प्रतिभा सिंह है इनकी लॉयल्टी गांधी फैमिली के प्रति रही है। वीरभद्र सिंह बहुत राजीव गांधी के भी करीबी रहे हैं, प्रतिभा सिंह को सोनिया गांधी बहुत लाइक करती हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने काफी समय से इस चीज पर बड़ा फोकस किया हुआ है कि हमें ये मैसेज नहीं देना है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो खुद अध्यक्ष इसीलिए नहीं बने
ये बात हकीकत है कि जो ग्रुप 23 बना था कांग्रेस के अंदर, इन सब लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी जाके। ये बात कपिल सिब्बल ने अपने बयान में कही थी कि आप प्लीज फिर से अध्यक्ष बन जाइए। जब 2019 के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष अब गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा, आप सब लोग तय कर लें कि आपको किसको बनाना है। तो राहुल गांधी ये भी दिखाना चाहते हैं कि देख लीजिए गांधी परिवार के बिना कांग्रेस कहां तक पहुंच पाती है। तो वो इसी वजह से प्रतिभा वाला जो गुट है उसे शायद ये कहा गया है कि आप वेट कीजिए अभी, तो अभी आपको सब्र करना पड़ेगा। ऐसा तो वहां छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने ऐसे किया था। इसी तरीके से इन्होंने वहां पे कमलनाथ के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेटिंग में रखा, इसी तरीके से सचिन पायलट को वेटिंग में रखा, लेकिन किसी को चांस मिला ही नहीं। जिसे भी सोनिया गांधी ने कह दिया चीफ मिनिस्टर, तो वही बना। जी, बिल्कुल। सर, कोई और पॉइंट आप ऐड करना चाहेंगे हिमाचल को लेके, क्योंकि इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहा है? बस हिमाचल में अभी तो फिलहाल वेट एंड वॉच ही रहेगा। इसमें सबसे मेन इश्यू तो इसमें यह रहेगा कि अभी जो कैबिनेट बनेगी, उसमें कैबिनेट में जो प्रतिभा सिंह का जो गुट है उसे कितनी जगह मिलेगी। फिर कैबिनेट में देखिए जगह मिलने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिपार्टमेंट्स कौन से मिलेंगे, अच्छे डिपार्टमेंट मिलेंगे या नहीं। देखिए शुरू में सचिन पायलट डिप्टी सीएम बने थे राजस्थान में, लेकिन अशोक गहलोत किसी मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाते थे। कोई भी डिसीजन लेना था तो अपने आप ले लेते थे। इवन जो सरकारी विज्ञापन अखबारों में जाते थे तो उसमें सीएम और डिप्टी सीएम की तस्वीरें होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी ही तस्वीर लगवाते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि सारे पत्ते मेरे हाथ में हैं। जितने 112 के करीब जो विधायक थे उनके, उनमें से 90 के करीब जो है अशोक गहलोत के गुट के थे, और 18-19 विधायक ही जो है सचिन पायलट के साथ थे। तो आने वाले समय में उसी चीज को अगर मैं यहाँ रेप्लिकेट करूं, क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत राहुल गांधी के बंदे हैं, सोनिया गांधी के वफादार हैं। अगर उसी चीज को हम हिमाचल में देखें तो प्रियंका गांधी कोशिश करेगी और सुखविंदर कोशिश करेंगे कि उनके जो क्लोज बाइज हैं, क्योंकि फैमिली में फाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसको हम इग्नोर नहीं कर फैमिली सकते। में फाइट की सबसे प्रियंका बड़ा गांधी उदाहरण तो अपने यही बंदों है को कि सोनिया गांधी राहुल गांधी एक घर में नहीं रहते। ऐसे कौन से माँ बेटा हैं जो एक घर में नहीं रहते हैं? आप देखिए ना, ये 20 जी सर, साल से पार्टी ये एक कैसे साथ नहीं करेंगे? रहते हैं, ये अलग अलग घर में रहते हैं दोनों। वरना अब देखिए राहुल गांधी तो वैसे भी कुंवारे हैं, शादीशुदा भी नहीं है, कि बहू और सास में नहीं बनती तो अलग रहते हैं इस वजह से। तो साथ में रहना चाहिए, ये कभी साथ नहीं रहते। और इस बात को लेकर इन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था कि आपने सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों नहीं बनाया। राहुल गांधी की पहली चॉइस वही थे, लेकिन सोनिया गांधी को जो पसंद आते हैं लोग, वो आते हैं जो पार्टी के लिए पैसा कमा के दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के फंड में पैसा ला के दें, ये पैसा कमाना जानते हैं। अब उन्हें भरोसा नहीं था कि ये नए लड़के पैसा कमा पाएंगे या नहीं। तो इसमें ये भी एक दबाव रहेगा इनके ऊपर, खासतौर से सुक्खू के ऊपर, कि पार्टी के फंड के लिए पैसा दें, क्योंकि पार्टी जब चलती है इतनी बड़ी, उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। आपकी सरकार तो दो जगह है, लेकिन आपको चुनाव तो हर स्टेट में लड़ने हैं। उसे लड़ने के लिए पार्टी के पास फंड कहां से आएगा? तो पार्टी का फंड तो इन्हीं लोगों को जुटाना होता है जो मुख्यमंत्री होते हैं जिन स्टेट्स में जो सक्रिय हैं। तो इन पे दबाव तो रहेगा ही निश्चित रूप से। मतलब सोनिया गांधी के लिए पैसे की उगाही ही करना, प्रियंका गांधी के बंदों को एडजस्ट करना, मोदी से पैसे नहीं मांगना, मोदी से पंगे नहीं लेना। हाँ मतलब वो बेचारे क्रश होने की सिचुएशन में पहुंचेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, क्रश होने की सिचुएशन में देखिए ना अशोक गहलोत भी पहुंचे, उनकी कितनी खराब हालत कर दी गई कि जबरदस्ती यहां से अजय माकन और खड़गे साहब ये मैसेज लेके गए कि नहीं साहब, आप विधायकों की मीटिंग बुलाओ और उस मीटिंग में सब विधायकों से ये कहलवाओ कि हम सचिन पायलट को सीएम बनवाने के लिए तैयार हैं। तो अशोक गहलोत उसमें कैसे एग्री हो जाएंगे जब वो अशोक गहलोत के खिलाफ अपने 19 विधायकों को लेकर बागी हो गए थे और बीजेपी में जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो अशोक गहलोत कैसे उन्हें एडजस्ट कर लेते? तो ये जो सबसे पहले तो कांग्रेस को यही चीजें सेटल करनी है कि कांग्रेस में चलनी किसकी है, सोनिया की चलनी है, प्रियंका की चलनी है, या राहुल गांधी की चलनी है। सारी चीजें वहीं से शुरू होती हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे दो तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, एक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, एक ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो पार्टी में जो पंगा है इनका, ये ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। अगर ऊपर सेटल नहीं है तो फिर नीचे तो सेटलमेंट हो ही नहीं पाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और सर का चैनल हर्ष की बात लाइव, सर बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। और इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।